दाग दहलवी साहब की गजल। इसका मतलब देखते हैं। उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाइस तरक मुलाकात बताते भी नहीं। इसमें दो मुश्किल अल्फाज आपको लगेंगे। उज्र, उज्र यानी कि प्रॉब्लम, आपत्ति, है ना। और 22 का मतलब है रीजन। और 22 से तरक मुलाकात यानी कि भाई हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया, इसका रीजन। तो अब ये शेर, अब ये जो मैंने बताया, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ये शेर जवानों के लिए है, नौजवानों के लिए। दाग की शायरियां मुझे लगता है कि नौजवान लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, हर उम्र हर एक पीढ़ी के, पीढ़ी के क्या, हर एक सदी के। तो इस सदी में भी दाग साहब की ये गजल मेरे ख्याल से रिलेटेबल होगी। तो उज्र आने में भी है यानी कि खुदाते भी नहीं है और बुलाते भी नहीं, खुदाते भी नहीं, बुलाते भी नहीं, और 22 तरक मुलाकात बताते भी नहीं। इसके काफिये देखिए कितने सिंपल है। बताते भी नहीं, बुलाते भी नहीं, आते भी नहीं, जाते भी नहीं, सुनाते भी नहीं। और लड़कियां जो हैं, लड़कियां जिस तरह से लड़कों को टहलाती है, फ्रेंड जोन कर देती हैं, सारे फ्रेंड जोन हुए लड़कों के लिए ये एंथम वाला शेर हो सकता है। तो अगर ये वीडियो कोई देखेगा तो हम उसको बता देंगे कि भाई अगर तुम्हें किसी ने फ्रेंड जोन किया है तो उसको ये शेर चिपका डालो। क्यों बंजारे, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली यार। माने आपने जिस तरह से उसको लाया है धरती पे, इस शेर को, दाग साहब के एकदम हीरे को, वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। और ऑफ कोर्स इसमें दूसरी परतें निकल के आ सकती है कि माने कोई बंदा जिससे खुदा खफा हो, वो कह सकता है कि भाई खुदा जी आप क्यों मुझसे नाराज हो गए, मेरे पे निगाह करम कीजिए भाई, और बताइए कि मेरा क्या गुनाह है ना। तो जी जी बिल्कुल। तो इस जो बड़ी आला सी गजल है दाग साहब की, इसके दूसरे शेर पे बढ़ते हैं, है ना। कि मुंतजिर है दमे रुखसत, मुंतजिर है दमे रुखसत, ये मर जाए तो जाए। मुंतजिर है दमे रुखसत, ये मर जाए तो जाए। फिर ये एहसान, फिर ये एहसान कि हम छोड़ के जाते भी नहीं। वाह फिर ये वाह। एहसान कि हम छोड़ के जाते भी जाते नहीं। भी नहीं। तो इसके सीधे सीधे मानी मुंतजिर, ये जो लफ्ज सुना होगा आपने, मुंतजिर माने कि जो इंतजार में होते हैं। तो यहाँ पे कौन है इंतजार में? दम रुखसत है। अब दम में रुखसत माने दम को आप सांस कह ले, या घड़ी रुखसत की, कि हर दम कहते हैं हम लोग, हर दम हर घड़ी। तो हर सांस जो जाती हुई सांस है, या आखिर वाली सांस है, रुखसत माने क्या? कि मेरा यहाँ से चले जाना, रुखसत हो जाना इस जहान से। तो खैर मुंतजिर है दमे रुखसत, कि भाई ये जो जनाब है ये मर जाए तो हम जाए। अब दूसरे जो मिसरे है इसमें राज साहब कहते हैं कि और फिर ये एहसान कि हम छोड़ के जाते भी नहीं। जाते भी नहीं। तो एहसान किस पे कर रहे हैं? ये जो शख्स है, ये जो बंदा है, या फिर दाग साहब के जो दूसरे मिसरे में जो बात हो रही है कि एहसान हो रहा है, किस पे हो रहा है? तो ये एहसान शायद खुदा पे हो रहा हो कि भाई खुदा तूने हमारी ये हस्ती बनाई है, तूने हमको वजूद दिया है, तो हम कौन होते हैं, हमारे हाथ में कहाँ है। तो चल खैर खुदा, हम तुम पे एहसान किए देते हैं कि बस जीते जाते। ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है शेर, काफी ओपन रखा है। और जैसे इसमें ओपन टू इंटरप्रिटेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे गुंजाइश रखी है अलग मानी निकालने की, अगर आप निकालना चाहो तो। जैसे मुंतजिर है दमे रुखसत, ये बड़ा सही खेल गए कि यहाँ पे दमे रुखसत का इंतजार है या दमे रुखसत इंतजार कर रहा है, ये पता नहीं चलता। आप जैसे निकालो वैसे मानी। फिर जाए तो जाए में भी एक हिंट ऑफ एम्बिग्विटी है ही, कि जाए तो जाए मतलब मर जाए तो मर जाए, या फिर मर जाए तो हम जाए। मुझे ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी गजल जो है मुसलसल लगती है। ये जिंदगी की बात हो, वो भी क्या बात है। दाग साहब अपनी जिंदगी से मुखातिब होकर उसे कह रहे। तो ये दमे रुखसत जो है वो, और जो आपने कहा कि खुदा, तो शायद खुदा नहीं, जिंदगी की बात होगी। ऐसा मुझे लगता है कि जिंदगी इनको परेशान कर रही है। अब आगे मैं ये देखना चाहूंगा कि इस गजल के जो आगे वाले शेर है, क्या ये मुसलसल बैठते हैं जिंदगी के सिलसिले में या नहीं, और उसके हवाले से फिर देखना चाहूंगा।
तो आइए बढ़ाए हैं तीसरे शेर की तरफ इस गजल की। इरशाद। मजा आ रहा होगा आपको शायद कि सर उठाओ तो सही, सर उठाओ तो सही, हम्म, आंख मिलाओ तो सही, क्या बात सर उठाओ तो सही, आंख मिलाओ तो सही, लाओ तो सही। नशाए मैं भी नहीं, नींद के माते भी नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इसमें ये शेर सुनने में बड़ा है ना, मक्खन सा लगता है, दिल में पूरी उतर जाती है। सीधे से सादे से मायने हो तो आप समझ ही गए हो कि भाई तुम आंख मिलाओगी या सर उठा करके जब हमसे आंख मिलाओगे, रूबरू होगे, हमारी आंखें से आंखें मिलेगी, तो हम पे नशा होगा। तो नशा होगा तो शायद मैं सो पाऊँ, वरना ये जो नशा है वो तो कोई काम का नहीं है। मैं कितनी ही पी लूँ, कोई नशा चढ़ता नहीं है। मैं तो नींद की आदत है मुझको, तो तुम आंख मिला दो तो मेरा काम बन जाए। दाग साहब ने अपनी माशूक की चोरी जो है वो पकड़ लिया यहाँ पे, कि भाई तुम मेरे को जानबूझ के इग्नोर मार रही हो, और सिर्फ माशूक की नहीं, खुदा की भी, तू मेरे को जानबूझ के मेरी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है, मेरे को पता है। तो ये वाला मामला मेरे को लगता है इस शेर में होगा। ये तो हाँ। काफी जिंदगी से मुसलसल लगता है। ये फिर से जिंदगी को कह रहे हैं कि आप आंख उठाते नहीं हो तो मुझसे रूबरू मिलती नहीं है, तो मेरी जिंदगी मुझसे नहीं मिली है। वाह वाह। और बस इनकी जिंदगी इनसे रूठी हुई है, इनकी जिंदगी इनको खुशी नहीं है, जिंदगी से खुश नहीं है ये। और ये जिंदगी को कह रहे कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों, इस टाइप का जो आता है कि कोई कारण ही नहीं है, फिर क्या बात है जिंदगी कि तुम मुझसे बात करती नहीं। मैं तो नशे में भी नहीं हूं, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास कि तुम मेरी मुखातिब मेरी तरफ नहीं आती, मुझसे रूबरू नहीं होती, आंख मिलाती नहीं, नजर उठाती नहीं, इसके कोई कारण नहीं है, फिर भी मुझे अवॉइड किए जा रहे हो। ये सारा मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया मुसलसल लग रहा है मुझे अभी तक। ये अगला शेर देखा जाए, ये बहुत दिल के करीब है मेरे, और बड़ा बड़ा भाता है मुझको कि क्या कहा फिर तो कहो, क्या कहा फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी, हाय हाय। नहीं सुनते, नहीं सुनते तो हम ऐसों को सुनाते भी नहीं, नहीं सुनते तो हम ऐसों को सुनाते भी नहीं। सुनाते भी नहीं। हाय अब हाय। ये जिस तरह से हम देखते हैं कई बारी कि माशूक वाला जो एंगल है वो तो आप सब निकाल ही लोगे शायद इसमें से, लेकिन इसमें दो दो मुझको जो साफ परतें या तरह नजर आती है इसकी, पहलू जो नजर आते हैं, वो एक तो खुदा वाला है, या तो कह लो कि एक बेटे वाला है जो माँ से रूठा हुआ है या माँ उससे रूठी हुई है, और वो बेटा उसको कहता है माँ को कि जाओ, मैं मेरे शिकवे जो है, मेरे जो नाले हैं वो तुमको नहीं सुनाऊंगा, तुम अगर नहीं सुनना चाहती हो मेरी मेरी शिकायतें या मेरे गिले, क्या तो बात है। है मेरे पास मेरे मेरे दोस्त, भले ही तुम उनको भला बुरा कहो, मैं उनके पास जाके सुनाऊंगा। तो इसमें तो ये मेरे लिए खजाना है ये शेर। ये तो बहुत ही अच्छा मानी बताया तुमने बंजारे। मैं तो इसी मानी से खुश था जो इसका सुपरफिशियल मतलब है, कि तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारी नहीं सुनता तो वो गलत है, अगर तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे सुनता हूँ, अगर तुम्हें पता नहीं होता तो तुम मुझसे कहते भी नहीं। तो ये जो एटीट्यूड वाला मामला है, तो दाग साहब ने एटीट्यूड से जो जिंदगी से, खुदा से जो कहा है, या माशूक से भी, तो वो मुझे एटीट्यूड बहुत बहुत पसंद आया था दाग साहब का इस शेर में। खैर एटीट्यूड भी है, शैलेश कह रहा था वैसे दर्द भी है, और ये मुसलसल भी है काफी, कि जिंदगी से फिर कह रहे हैं। ये जिंदगी को लगता है कि दाग सुनते नहीं, और मैं और दाग ऐसा कह रहे हैं कि भाई मैं तो जैसे तुम चाहो वही कर रहा हूँ। कुल मिला के ऐसा है कि दाग साहब इसमें बहुत आसान लफ्जों में एक खुद की शायद जिंदगी की ओर देख रहे हैं कि क्या वो नाकाम थे, नहीं थे, या फिर उन्होंने सिर्फ एक शायर के तौर पे ऐसा कहा हो। लेकिन ये पूरी की पूरी गजल उन लोगों के लिए हो सकती है जिनको अपनी जिंदगी से शायद कोई परेशानी हो, जिंदगी से गुफ्तगू करनी है। अगला शेर बड़ा पढ़ने सुनने में आसान है कि खूब खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हाय और ये हाय।
तो अब इसमें खास बात तो ये है कि लगे बैठे हैं, तो जानबूझकर वाला फीलिंग शायद आपको आया हो इसमें से, अगर नहीं आया तो आप सोच सकते हैं इस बात पे। तो ये कोशिश ये है कि जो आम सोच समझ होती है कि हाँ माशूक या इश्क वाले कंटेक्स्ट में लिखा गया हो, तो हाँ वो तो हो ही सकता है, उससे आप और हर कोई जोड़ ही देगा इसको। तो इसमें खुदा वाला एंगल मुझको बड़ा इसमें एक परेशान करता है कि खुदा ने हमको बनाया, और ये नहीं कहूंगा मैं कि उसने हमको उसके नाम पे लड़ाया, पर अगर सब किया धरा अगर ऊपर वाले का है, तो उसी ने अगर हमको उसके नाम पे लड़वाया, और अब खुद वो पर्दा करके बैठा है, सामने आता भी नहीं और ठीक छुपता भी नहीं है, वहां वहां है वो। तो ये क्या है ना, खूब वाह, पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। इस शेर में जो खुदा वाली बात है वो मुझे बहुत भाती है, कि खुदा का एंगल जो लिया जाता है कि खुदा पर्दे में छुप के बैठते हैं। तो क्यों भाई, इतनी भी दूरी क्यों बनाए रखी है तुमने? सामने आओ, हमसे मुखातिब हो, हमारे रूबरू हो जाओ, प्रॉब्लम्स है, डिस्कस करनी है हमें तुमसे, बात करो हमसे। यो चिलवन ने छुप के बैठकर हम आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर हम आपसे पर्दा कर रहे हैं, ये ढोंग मत करो। मैं ये सोचता हूँ कि ये मुसलसल गजल होने की वजह से, मेरे हिसाब से ये जिंदगी की बात हो रही है फिर से, कि जिंदगी को कह रहे हैं कि क्या खूब पर्दा है, साफ खुलकर आते भी नहीं, या नजर आते नहीं, या लेकिन नजर आते भी हो लेकिन नजर आना भी नहीं चाहते हो, ये ऐसी कोई बीच वाली जो है सिचुएशन, वो मुझे लगती है। तो मेरे ख्याल से ये सारे इंटरप्रिटेशन जो आप लोग कह रहे हो वो सारे सही है। शेर लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और वाकई में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आसान और एक कोटेबल टाइप का शेर है, आप इसको बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो शेर है, ये शेर बड़ा मजे का है, इसमें आप देखिएगा मजा आएगा आपको। उसके पहले लागर के माने देखते चले। लागर माने जो बहुत कमजोर है, शरीर से भी कह सकते हैं आप लागर, या दिल से भी। तो मुझसे लागर तेरी आंखों में खटकते तो रहे, और तुझसे नाजुक मेरी आंखों में, मेरी नजरों में समाते समाते भी भी नहीं। ते नहीं। भी नहीं। अब आप अगर देखें कि मुझसे लागर, अब मुझसे यहाँ पे जो से है, इसका देखिए मजा, किस तरह से राव साहब ने इसको खेल, कैसे खेल गई है कि मुझसे का दो इसमें एक मीनिंग निकल सकता है ना, कि भाई मुझसे माने मेरे जैसे लागर तेरी आंखों हाँ में खटकते तो रहे, कमजोर खटकते रहे तेरी आंखों में, मुझ जैसे। दूसरा है कि मुझसे माने भाई मुझसे जो नाजुक है, मेरे से जो कमजोर है, वो खटकते रहे, पर तूने भाई मुझको तो एक्सेप्ट कर लिया है, मुझको तूने कबूल या स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर वो आता है कि आप दूसरे मिसरे में देखें, आपके तुझसे नाजुक, तो यहाँ पर भी से का जो है वो वही मजा है कि तेरे जैसे नाजुक या तुझसे भी जो नाजुक है वो। तो यहाँ पर आप देखें दोनों चीजें यहाँ पर मुमकिन है कि भाई मैं मेरी माशूक को कह रहा हूँ कि तुम भाई मुझसे जो गए बीते हैं वो खटकते रहे, पर तुमने तो मुझको है ना कबूल कर लिया, और मैंने भी ये बात का ख्याल रखा है कि तुमसे जो नाजुक है उनकी तरफ गया भी नहीं वे मैं, बस मैंने भी तुमको कबूल इसीलिए किया है कि तुम नाजुक नहीं हो। है खुदा, तू कहता है ना कि मैं बहुत कमजोर हूँ, दाग बहुत कमजोर है, दाग लागर है, तो दाग मुझे खटकता रहा, इसलिए मैं दाग को हमेशा दुख देता रहा, टॉर्चर करता रहा, मुझे वो एक सूरत नहीं भाता। तो खुदा सुन ले, अगर तू इतना नाजुक है और फिर भी हमें दुख देने की अगर तुझे चाह है ना, तो तू भी मुझे नहीं भाता, मेरी नजर में तू भी नहीं समा सकता। ये भी शायद एक नजरिया हो सकता है इस शेर को देखने का। मैं ना इसको मेरा वही वो जिंदगी वाला मीनिंग में इसमें ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी को कह रहे हैं अपने, तो तुम्हारे तो कोई खास ये नहीं है, जिंदगी जीना या फिर मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है, और नाजुक लोगों का वो काम नहीं है। चुनौतियां जो जिंदगी पेश कर रही है इसको ये लेते नहीं है, तो जिंदगी इन जैसे नाजुक लोगों से खास कुछ वास्ता रखती नहीं है, ऐसा एक पहली लाइन है। और ये कह रहे हैं कि भैया अगर मैं जीना ना चाहूँ, मैं अपनी जब चाहूँ खुदकुशी कर लूँ या अपनी जिंदगी खत्म कर लूँ, तो तुम तो बड़ी नाजुक हो, अभी भी मैं जब चाहूँ खत्म कर सकता हूँ तुमको, मैंने भी तो रिश्ता निभाए रखा है, तो मेरी तरफ से ये है तो तुम्हारी तरफ से भी कुछ होना चाहिए, इस टाइप का ये मीनिंग है। और ये सारा मुसलसल पहले शेर से चलता आ रहा है, ऐसा दिखता है मुझे। वाह वाह वाह, क्या बात। बढ़िया। तो बड़ा क्या अगले शेर पे है ना कि इरशाद। बड़ा, हाँ इरशाद वाला शेर है भाई, ये कि देखते ही मुझे
देखते ही मुझे महफिल में ये इरशाद हुआ, क्या बात है, देखते ही मुझे महफिल में ये इरशाद इरशाद हुआ। इरशाद हुआ। कौन बैठा है, कौन बैठा है, उसे लोग उठाते भी नहीं, कौन बैठा है वाह, उसे लोग उठाते भी नहीं। नहीं, तो ये तो शेर सुनकर के ही मेरे ख्याल से समझ में आ जाने वाला काफी आसान शेर लगता है ना। ये शेर मुझे बड़ा ऑड मैन आउट वाला मामला लगता है। यानी कि अ, जिस महफिल में लोगों को लगता है कि हम ऑड मैन हैं और हमें वहां से खदेड़ने का लोग प्लान बनाते हैं, तो वो ऐसी कोई भी महफिल हो, तो ये शेर उन लोगों के लिए है जिन्हें लोग कहते हैं कि तुम ऑड मैन आउट हो और तुम्हें हमारे बीच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन लोगों की महफिल या बज़म या वो सब नहीं है मेरे ख्याल से। ये दुनिया की बात हो रही है कि हम्म, इस दुनिया में, दुनिया को महफिल कहा जा रहा है कि इस दुनिया में जब दाग है, या मतलब जिनकी बात हो रही है वो है, और जिंदगी कह रही है कि भाई तुम क्यों हो अभी तक, हम्म, वो तुमने यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। और उठाने के दो मतलब होते हैं इसमें। जो एक है कि बैठा है उसे उठाओ, तो क्योंकि महफिल में लोग हम्म, आके बैठते हैं तो उठाओ। दूसरा जो है, जो जनाजा जो है कंधों पे उठता है, तो उस हिसाब से आप इसको उठा के ले जाओ भाई। इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि क्यों बिठाया है इसको, ले जाओ। तो ये वो तब से वो जिंदगी वाली बात चल रही है और उसके साथ नोकझोंक है, ऐसा लगता है मुझे। वाह, बढ़िया बढ़िया। आखिर ये पहले का शेर है और बड़ा ही प्यारा ही है। हो हाँ, चुका कत्अ ताल्लुक, हो चुका कत्अ ताल्लुक, तो जफाए क्यों हो चुका कत्अ ताल्लुक, तो तो जफाए जफाएं क्यों क्यों हो। हो। ओहो, जिनको मतलब नहीं होता वो सताते भी नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कता का माने अगर देखें आप तो कता माने कि भाई ताल्लुक अगर खत्म हो गया हो, कट्टी कता, तो अगर कुट्टी हो जाए आपकी किसी से, आपके दिल भर से, तो खैर कुट्टी होना ही अपने आप में एक सताने का आगाज है असल में, आप देखिए अगर। हाँ, तो ये ऐसा है कि अ, अगर ताल्लुक नहीं रहा, तो कोई अगर जोड़ नहीं है, तो भाई बेवफाई का कोई कोई उसमें आसार रहता ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं रहता ना, कोई हम्म, अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मुझसे कोई बेवफाई करे, माने जफा करे। तो खैर यहाँ तो इस मिसरे में डॉक्टर साहब ये कह के यहाँ पे स्टेटमेंट कर दिया उन्होंने कि भाई अगर संबंध नहीं है तो जफाई नहीं, बेवफाई नहीं। लेकिन आगे अगर देखें आप, तो उसमें मायूसी और उसके अंदर एक अलग तरह का एक सच शायद उभर के आपको दिखे कि जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं, माने वो मुझको सता रहे हैं। ये बात इसमें से जाहिर हो सकती है, या तो यानी ये मुझसे मतलब है। उससे मतलब है, हाँ, एग्जैक्टली। तो जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। तो ये उस तरह का मुझको अच्छे लगता है। इसमें अब देखने के लिए परतें बहुत सारी हो सकती है। उसको माँ की कही हुई बचपन में बात याद आती है कि अगर तुम सांप को ना छेड़ो तो सांप को ना काटे। तो हाँ, जिनको नहीं रहता मतलब वो सताते भी नहीं। तो इसमें को देखने के लिए काफी काफी परतें हैं, खुदा है। तो अल्ताफ कुछ कहें आप, सागर कुछ कहें। सबसे खूबसूरत बात पता है इसमें क्या है, कि ये शेर आप दोनों साइड से पढ़ सकते हो। यानी कि कह तो रहे कि जब ताल्लुक खत्म हो गया तो जफाए क्यों हो, तो जफाए नहीं होनी चाहिए, और हम्म, फिर सताना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन असली मानी जो जताने की कोशिश हो रही है वो ये है कि भैया ताल्लुक अभी भी है, सता अभी भी रहे, हाँ, जफाए अभी भी हो रही। हाँ, तो ये जो सलीका है ना, सलीकेदार बात कहना, कि कह तो दिया कि तुम जफा कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड कहने का तरीका ऐसा है कि भाई ये सब नहीं कर रहे। तो ये लिखने का जो इसका क्या कहते हैं, जिस तरीके से इसको बुना है वो बड़ा मुझे खूबसूरत लगता है, और काफी मुसलसल है। और शैलेश ने भी बात की जिंदगी की, तो मेरे ख्याल से तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि जिंदगी को मुखातिब होकर कह रहे, तो मैं मुझे अभी भी वही लगता है। अब चलते हैं इस गजल के आखिर शेर पे, और आखिरी शेर पे, और ये मक्ता भी है असल में, आप देखिए इसमें, हम्म, रिस से रिस से तंग हो ए दाग, रिस से तंग हो ए दाग, तो जीते क्यों हो। रिस से तंग हो ए दाग,
तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान प्यारी भी नहीं, और जान से जाते भी नहीं, जान हाय प्यारी भी नहीं, हाय, जान से जाते भी नहीं। जाते भी नहीं, क्या बात तो है। ये अगर आपको जिस तरह से सागर साहब को ये गजल मुसलसल लगती आ रही है, और आपने भी देखा होगा, आप शायद मुझसे इत्तेफाक रखोगे इस बात पे, है ना, तो उसी तर्ज पे अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे तो जिस्त माने जिंदगी ही खुद का यहाँ पे पूरा पूरा ये दाखिला है। और मुझको तो ये अगर उस तर्ज पे मैं जोड़ूं तो पलटवार लगता है जिंदगी का। क्या वो भाई बिल्कुल दाग, तुमने तो मुझको बहुत भला बुरा कह लिया, ये कहा वो कहा, तो ठीक है भाई, तंग हो मुझसे अगर तुम, तो क्यों जी रहा है, जी क्यों रहे हो तुम, जान तो तुमको प्यारी भी नहीं है और जान से जाते भी नहीं। हर एक आदमी जो परेशान है, जिसको अपनी जिंदगी में से कुछ करना कुछ और था, कर कुछ और रहे, तो कई बार हो जाता है ना कि आपको शायद पैसे हो या किसी ऐसे हालात बन जाए जहां पे आपका दिल चाहता नहीं है लेकिन आपको करना पड़े। ऐसे किसी भी सूरत में जिंदगी से मुखातिब होकर जिंदगी के हवाले से ये पूरी गजल कही गई है, और आखिरी में जो कह रहे कि इतनी सारी भली बुरी चीजें कह लिया आपने, ये बोल दिया ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, इतना है तो फिर तुम्हारे कंट्रोल में है तो मर क्यों नहीं जाता, लेकिन वो भी तो नहीं किया जाता ना। तो ये वो जो बड़ा ही माजरा है कि आप जब तक मरता तो आदमी एक ही बार है ना, लेकिन जीना रोज पड़ता है, और वो मरने से ज्यादा बिल्कुल शायद मुश्किल हो सकता है। इस टाइप का बिल्कुल। इसमें एक बढ़िया वाला मीनिंग आता है, इसलिए ये पूरी गजल मुकम्मल होती है। और मुझे बहुत क्या कहते हैं, ये इस गजल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये लगता है कि हर एक शेर अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो अलग अलग मानी निकलते हैं, और अगर आप सिर्फ जिंदगी के हवाले से इसको देखोगे तो ये एक नज़म जैसा खूबसूरत, जिसमें काफिये का बहुत बढ़िया इस्तेमाल है, ऐसी एक खूबसूरत नज़म जो है, जो एक ही सब्जेक्ट पर है और लिखी गई है, और आखिर के दो शेर या फिर आखिर का जो मिसरा है वो इस सारे का निचोड़ है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही शानदार गजल है दरअसल।